नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से। पिछले एपिसोड में आपने थर्मोडायनेमिक्स के इंट्रोडक्शन को पढ़ा, जिसमें सिस्टम, सराउंडिंग, स्टेट फंक्शन, स्टेट वेरिएबल्स हमने सीखे थे। उसके बाद हमने स्टेट फंक्शंस की स्टडी शुरू की, जिसमें इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी के बारे में थोड़ा सा डिटेल स्टडी की हमने। उसमें हम लोगों ने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी सीखा, जिसमें था डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। उसमें एक वर्क डन भी था, और वर्क डन के बारे में हमने 3 तरह के वर्क डन पढ़े थे वहां पर। उसमें से मैकेनिकल वर्क हमारे लिए ज्यादा यूजफुल है, जिसकी स्टडी आज हम लोग डिटेल में करने वाले हैं। तो हम लोग आज वर्क डन निकालने वाले हैं डिफरेंट प्रोसेसेस में, थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस में, और कंडीशंस क्रिएट करेंगे, किसी में कुछ कांस्टेंट, किसी में कुछ और कांस्टेंट, और देखेंगे कि क्या वर्क डन निकल के आती है। हम यहाँ पर खास तौर पे गैसेस के एक्सपेंशन और कंप्रेशन का वर्क डन निकालने की कोशिश करेंगे, और उसी की स्टडी करेंगे अलग अलग कंडीशंस में। क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं, किन किन तरीके के प्रोसेसेस हम लोगों को यहाँ पर मिलने वाले हैं, वो सब कुछ पहले सीख लेते हैं। उसके बाद अलग अलग प्रोसेसेस में वर्क डन निकालना शुरू कर देते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। कौन कौन से थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हम लोगों को यहाँ मिलने वाले हैं। पहला है आइसोथर्मल। जब किसी क्वेश्चन में या कहीं पे भी आपको कह दिया जाए कि ये प्रोसेस आइसोथर्मल है, तो दिमाग में एक चीज सेट हो जानी चाहिए कि इस प्रोसेस के दौरान टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, यानी एक्सपेंशन हो रही है गैस की या कंप्रेशन हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट रखा गया है, टेम्परेचर नहीं बदल रहा है, यानी डेल्टा टी वहां पर 0 होगी। तो जिस भी फॉर्मूले का आप वहां यूज करेंगे, अगर उसमें डेल्टा टी आ रहा हो कहीं पे, तो वहां पर आप 0 लिखेंगे, और उसके अकॉर्डिंग जो भी 0 होता है उसको 0 कर देंगे। नेक्स्ट प्रोसेस आइसोकोरिक। आइसोकोरिक मीन्स कांस्टेंट वॉल्यूम पे प्रोसेस हो रही हो। आइसो मतलब सेम और कोर मतलब वॉल्यूम से कंसर्न्ड है। तो आइसोकोरिक मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट रख के कोई प्रोसेस कराई गई हो, वॉल्यूम का कोई चेंज ना आ रहा हो, यानी जिस फॉर्मूले में भी डेल्टा वी यूज हो रहा होगा, वहां पर डेल्टा वी की जगह पे 0 लिखेंगे, और उसकी वजह से जिसको 0 होना है वो हो जाएगा। नेक्स्ट प्रोसेस आइसोबैरिक। आइसोबैरिक का मतलब जहां प्रेशर कांस्टेंट रहे, यानी ऐसी प्रोसेस जिसमें आप प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर को कांस्टेंट रखें, चेंज ना करें शुरू से अंत तक प्रोसेस के। यानी उस केस में जिस भी फॉर्मूले में डेल्टा पी दिखाई दे, वहां पर 0 लिख दीजिए, और उसकी वजह से जिसको 0 होना होगा वो अपने आप हो जाएगा। नेक्स्ट है एडियाबैटिक। एडियाबैटिक मीन्स ऐसी प्रोसेस जिसमें कंटेनर के अंदर से बाहर या बाहर से अंदर किसी प्रकार के हीट का कोई चेंज ना आने पाए, हीट का एक्सचेंज नहीं होगा, हीट कांस्टेंट बनी रहेगी अंदर जितनी भी है, और डेल्टा क्यू किसी भी फॉर्मूले में यूज हो रहा हो, किसी के भी फॉर्मूले में, तो वहां पर आप 0 लिख देंगे, उसके बाद जिसको 0 होना है वो हो जाएगा। तो ये कंडीशंस आपको दिमाग में रखनी है। ये आपको शुरू में ही दिख जाएगा कि प्रोसेस कैसी है, उसके अकॉर्डिंग आपको किसको 0 करना है वो आप समझ चुके हैं। नेक्स्ट आ जाइए साइक्लिक। साइक्लिक प्रोसेस में आपको ऐसी कंडीशन मिलेगी कि जहां से चले थे वहीं आ गए, यानी आप मान लीजिए किसी ए पॉइंट से चले थे, आपकी इनिशियल कंडीशन ए थी, ए से आप बी पे पहुंचे, बी से सी पे आ गए, सी से डी पे आ गए, और डी से वापस ए पे आ गए, तो ये प्रोसेस कहलाएगी साइक्लिक। आपने एक साइकिल पूरी की और जहां से चले थे वहीं पे आ गए। इस तरह की प्रोसेस हमेशा रिवर्सिबल है, यानी वापस तो आ ही रहे हैं आप। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि क्या सारी रिवर्सिबल प्रोसेस साइक्लिक होती है, तो ऐसा नहीं। रिवर्सिबल कहना तब ज्यादा अच्छा होता है जब आप सेम पाथ रिट्रेस करके वहीं पे पहुंचे, यानी अगर आप ए से बी पहुंचे, बी से सी पहुंचे, और आपको वापस ए पे आना है, तो उसके लिए आप किसी और जगह पे जाकर नहीं पहुंचेंगे, आप वापस सी से बी और बी से ए आएंगे, यानी रिट्रेस करें पाथ को तो रिवर्सिबल है, और वापस आ जाएं किसी और रास्ते से तो साइक्लिक है। तो वापस आना अपने आप में रिवर्सिबल है, इसीलिए सारी साइक्लिक प्रोसेस को आप रिवर्सिबल तो बोल सकते हैं, क्योंकि वापस तो आ ही रहे हैं। लेकिन सेम पाथ से नहीं आएंगे तो आप उसको साइक्लिक नहीं बोल पाएंगे। तो साइक्लिक है तो रिवर्सिबल तो है ही, लेकिन रिवर्सिबल है तो जरूरी नहीं कि साइक्लिक भी हो। इस बात को ध्यान में रखते हुए आइए रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल भी देख लेते हैं। रिवर्सिबल प्रोसेस क्या है? रिवर्सिबल प्रोसेस कुछ ऐसी है जो किसी भी समय वापस आ सकती है, जो इधर भी जा सकती है और इधर भी जा सकती है। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक कंटेनर है जिसमें गैस भरी हुई है और एक पिस्टन लगा हुआ है जो मूव कर सकता है ऊपर नीचे। मान लीजिए अंदर से गैस ने प्रेशर लगाया 20 एटमॉस्फेयर का, और बाहर से हमने लगाया 19.9 एटमॉस्फेयर का, तो अंदर और बाहर के प्रेशर में केवल 0.1 का डिफरेंस।
तो ये इतना धीरे धीरे एक्सपेंड होगी कि पता ही नहीं चलेगा। और जरा सा भी बाहर का प्रेशर 0.1 भी बढ़ा दिया आपने तो रुक जाएगा, और अगर बाहर का प्रेशर 0.1 और बढ़ा दिया यानी 20.1 कर दिया तो वापस आना शुरू। लेकिन इतने कम प्रेशर डिफरेंस से ये चेंज आएगा कि आपको दिखेगा नहीं, यानी ये काफी स्लो होगा और आपको लगेगा कि ऑलवेज इन ए स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम बना हुआ है, यानी हमेशा ऐसा लगेगा कि रुकी हुई है प्रोसेस। ध्यान से देखने पर भी आपको अंदाजा नहीं लगेगा कि एक्सपेंड हो रही है कि कंप्रेस हो रही है, क्योंकि बहुत हल्के से प्रेशर डिफरेंस से ये प्रोसेस हो रही होगी। और ये बाई डायरेक्शनल होगी, किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है, जिधर से प्रेशर हाई उसी तरफ मोशन शुरू। चेंज अकर्स ड्यू टू स्मॉल प्रेशर डिफरेंस, बहुत छोटे से प्रेशर डिफरेंस की वजह से चेंज आता है। डीपी बहुत छोटा सा चेंज, किधर का भी बड़ा हो सकता है, बाहर या अंदर का। यानी ऑलमोस्ट थ्रू आउट द प्रोसेस आपको इंटरनल और एक्सटर्नल प्रेशर बराबर ही दिखेंगे। इसका मतलब गैस का जो इंटरनल प्रेशर है, जिसको हम कहते हैं पीवी इज इक्वल टू एनआरटी वाला प्रेशर, वो एक्सटर्नल प्रेशर के ऑलमोस्ट बराबर होगा। तो अगर किसी फॉर्मूले में पी एक्सटर्नल यूज हो रहा हो और वो प्रोसेस रिवर्सिबल हो, तो उस पी एक्सटर्नल की जगह पे आप पी इंटरनल यानी एनआरटी अपॉन वी भी लिख सकते हैं, अगर प्रोसेस रिवर्सिबल है तो। अदरवाइज नहीं। क्यों? क्योंकि इरिवर्सिबल प्रोसेस की कहानी दूसरी है, ये एक ही डायरेक्शन में चलती है और वापस नहीं आती। अगर गैस एक्सपेंड हो गई तो हो गई। अच्छा, वापस आने का मतलब ये नहीं कि वापस आ ही नहीं सकती। इरिवर्सिबल प्रोसेस यहां पर हम जो कह रहे हैं उसकी एक सीधी सी मीनिंग है कि अपने आप नहीं आएगी, अगर आप फिर से कंडीशन बदलेंगे तो आ जाएगी। ये नहीं कि आ ही नहीं सकती। तो मान लीजिए अंदर से प्रेशर 20 एटमॉस्फेयर का लग रहा है और बाहर से 1 एटमॉस्फेयर का, तो गैस एक्सपैंड करना शुरू करेगी। कब तक करेगी? जब तक अंदर और बाहर का प्रेशर दोनों बराबर ना हो जाए, यानी 1 एटमॉस्फेयर ना हो जाए। यानी कि एंड में दोनों प्रेशर इक्वल हो जाएंगे, बट थ्रू आउट द प्रोसेस, ड्यूरिंग द प्रोसेस, इन दोनों में अच्छा वाला डिफरेंस होगा। आपने देखा रिवर्सिबल में मैंने अंदर का प्रेशर 20 रखा, बाहर का 19.9, 0.1 का डिफरेंस रखा था। लेकिन इरिवर्सिबल के केस में 19 का डिफरेंस है, यानी अंदर से 20, बाहर से 1। अच्छा खासा डिफरेंस है, अच्छा खासा चेंज आपको दिखाई देगा। तो फास्ट होगी प्रोसेस, एक ही डायरेक्शन में जाएगी। थ्रू आउट द प्रोसेस आपको लगेगा कि इंटरनल और एक्सटर्नल प्रेशर बराबर नहीं है, कोई एक ज्यादा होगा, कंप्रेशन में बाहर वाला ज्यादा और एक्सपेंशन में अंदर वाला ज्यादा, और एंड में इक्वल हो जाएंगे दोनों, और ये चेंज आएगा बड़े प्रेशर डिफरेंस की वजह से। तो इस तरीके से आपने सारे प्रोसेसेस को सीख लिया। अक्सर बच्चे एडियाबैटिक और आइसोथर्मल में थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं। वो कहते हैं कि सर टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो हीट कैसे चेंज हो रही है, या हीट कांस्टेंट है तो टेम्परेचर क्यों बदल गया। तो मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दे देता हूं आपको। जैसे मान लीजिए कि गैस एक्सपेंड कर रही है और अंदर से हीट बाहर नहीं आ पा रही है, या बाहर से अंदर हीट नहीं जा रही है, तो एक्सपेंशन से कूलिंग होगी, ठंडक का एहसास होगा, और कूलिंग से टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। तो हीट का चेंज ना हो पाने की वजह से कूलिंग आई, और कूलिंग की वजह से टेम्परेचर लो हो गया, यानी टेम्परेचर बदल गया। तो हीट जब कांस्टेंट है तो टेम्परेचर कैसे बदला, ये मैंने आपको बता दिया। अगर आप कंप्रेस कर देते तो हीटिंग इफेक्ट हो जाता, यानी थोड़ी सी गर्मी दिखती, यानी कि टेम्परेचर हाई हो जाता। लेकिन अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इसका क्या मतलब कि हीट चेंज हो गई है। जैसे गैस इस वॉल्यूम पर भी उतना ही टेम्परेचर दिखा रही है और इस वॉल्यूम पे भी उतना ही, तो एक्सपेंशन के बाद भी उतना ही टेम्परेचर है, तो पक्का हीट एब्जॉर्ब हो गई होगी। और अगर कंप्रेशन के बाद भी उतना ही टेम्परेचर है तो पक्का हीट निकल गई होगी, क्योंकि हीटिंग होनी चाहिए थी या कूलिंग होनी चाहिए थी, वो नहीं हुई। इसका मतलब हीट का चेंज आया है। तो ये एडियाबैटिक और आइसोथर्मल का बेसिक डिफरेंस दिमाग में जरूर रखिए। एक एग्जांपल और दे देता हूं आपको, बर्स्टिंग ऑफ टायर का। गाड़ी बहुत तेज चला रहे थे आप, अचानक से टायर बर्स्ट कर गया। क्यों बर्स्ट कर गया, क्या रीजन था? वो प्रोसेस आइसोथर्मल थी या एडियाबैटिक? तो जानने के लिए देखते हैं क्या हुआ होगा। टायर बहुत तेजी से घूम रहा था, गर्म हुआ, उसके अंदर की हवा गर्म हो गई, हीट का एक्सचेंज नहीं हो पाया, अंदर से टायर के अंदर से हीट बाहर नहीं आ पाई, क्योंकि बहुत तेज प्रोसेस हुआ, जल्दी से हुआ, हीट बाहर नहीं आ पाई, टेम्परेचर बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ने से वॉल्यूम बढ़ गया, और वॉल्यूम बढ़ने से अचानक से टायर का वॉल्यूम बढ़ने से टायर फट गया। लेकिन अगर ये आप स्लो चलाते गाड़ी तो टायर बर्स्ट ना करता। क्यों? क्योंकि टायर के अंदर के गैस का वॉल्यूम ना बढ़ता। क्यों ना बढ़ता? क्योंकि टेम्परेचर ना बढ़ता। टेम्परेचर क्यों नहीं बढ़ता? क्योंकि हीट धीरे धीरे लॉस्ट हो जाती सराउंडिंग्स में। तो स्लो करने पे जो प्रोसेस आइसोथर्मल थी वो फास्ट होने पे हो गई एडियाबैटिक।
हीट का लॉस नहीं हुआ, इसलिए टायर के अंदर की गैस एक्सपैंड कर गई टेम्परेचर बढ़ने की वजह से, और इस वजह से टायर बर्स्ट कर गया। तो ये एक एग्जांपल था जिसमें आपको इन दोनों का अच्छा डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब हम लोग वर्क डन निकालना सीखते हैं अलग अलग प्रोसेसेस में। कौन से तरह के प्रोसेस आपको अंदर मिलने वाले हैं। कॉम्बिनेशन कुछ ऐसी होगी जैसे आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस, आइसोथर्मल इरिवर्सिबल प्रोसेस, एडियाबैटिक रिवर्सिबल, एडियाबैटिक इरिवर्सिबल, साइक्लिक प्रोसेस, आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल की कॉम्बिनेशन में आपको इनको पढ़ना है। तो शुरुआत करते हैं हम लोग सबसे पहले आइसोबैरिक प्रोसेस से। देख लें रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल की कंडीशन में वर्क डन कैसे निकालते हैं। खास तौर पर हम गैसेस के एक्सपेंशन और कंप्रेशन की बात करेंगे। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या। वैसे तो ये टॉपिक बड़ा मुश्किल माना जाता है, लेकिन अगर कुछ हथियारों के साथ आप इस युद्ध में उतरें तो आपको हार नहीं मिलेगी, जीत के ही आएंगे। बहुत इजी लगेगा। तो जिस तरीके से मैं समझा रहा हूं उस तरीके से समझने की कोशिश करिए। रामबाण तरीका है, कभी आपको हार नहीं मिलेगी। और ध्यान से सुनिएगा। वो कौन से हथियार हैं जिनके साथ हमें युद्ध में उतरना है। तो वो कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको हमेशा दिमाग में रखने हैं, जो कंडीशन के अनुसार बदलते हैं, बट बेसिकली उनका स्वरूप यही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर वर्क डन निकालने की कोशिश कर रहे हैं एक्सपेंशन और कंप्रेशन ऑफ गैस के केस में। तो इसका मतलब हम लोग मैकेनिकल वर्क निकाल रहे हैं, और मैकेनिकल वर्क अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर होता है। तो जो भी प्रोसेसेस हम यहाँ कराएंगे वो चाहे एडियाबैटिक कंडीशंस में हो, चाहे आइसोथर्मल कंडीशन में हो, हर केस में एक्सटर्नल प्रेशर हम कांस्टेंट रखेंगे। तो वर्क डन भी एक ही तरीके से निकलेगा, -P एक्सटर्नल dV, जिसे V1 से V2 इंटीग्रेट कर देंगे। हर जगह अप्लाई ये होगा, ये वाला फॉर्मूला। इसके अलावा डेल्टा इज इक्वल टू Q प्लस W, ये मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ है जो हर जगह अप्लाई होता है। वो अलग बात है कि प्रोसेस एडियाबैटिक है, हीट 0 है, तो उस केस में डेल्टा ई वर्क डन के बराबर हो जाएगा। यानी जो भी वर्क सिस्टम पर करेंगे वो उसकी इंटरनल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा, या अगर कोई सिस्टम वर्क करेगी तो एट द कॉस्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी वो वर्क होगा। ऐसे ही कहीं पे वर्क डन 0 हो गया तो डेल्टा ई हीट के बराबर हो जाएगी। जो भी आप हीट देंगे या लेंगे वो डेल्टा ई के बराबर हो जाएगा, यानी इंटरनल एनर्जी के कॉस्ट पे सारी कहानी होगी। डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी, ये फॉर्मूला हमने बहुत पहले पढ़ लिया था, फर्स्ट एपिसोड में ही सीख लिया था। तो इस फॉर्मूले में कायदे से यहाँ पर डेल्टा पी वी आना चाहिए था। डेल्टा पी वी की जगह पी डेल्टा वी ही क्यों बचा? तो ऑब्वियस सी बात है, डेल्टा पी वी मतलब पी डेल्टा वी प्लस वी डेल्टा पी। और मैंने अभी भी बताया कि जो भी प्रोसेसेस हम करा रहे हैं अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, तो डेल्टा पी की वैल्यू हो गई 0, तो ये टर्म यहां से गायब हो गया, तो बचा केवल पी डेल्टा वी। नेक्स्ट क्या है? डेल्टा ई इज इक्वल टू एन CVT2 माइनस T1। फॉर गैसेस CpCv हम यूज करते हैं, आपको पहले मैंने बताया था ये। तो एन CVT2 माइनस T1 में की जो वैल्यू है वो हमको क्या दे रही है? हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ऑब्वियस सी बात है, हीट इवॉल्व्ड या एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम डेल्टा ई देता है, और एट कांस्टेंट प्रेशर अगर है तो डेल्टा एच देता है। ये फॉर्मूला में हमने पढ़ लिया था। नेक्स्ट फॉर्मूला यहीं से निकल के आया है, और आपको पता है कि डेल्टा एच माइनस डेल्टा ई हमने पढ़ा था डेल्टा nRT के बराबर होता है। वहां n चेंज हो रहा था क्योंकि वो हमने रिएक्शन के केस में देखा था। यहां पर n नहीं बदल रहा है, क्योंकि अगर एक्सपेंशन या कंप्रेशन हो रही तो गैस अंदर से ना बाहर जा रही ना बाहर से अंदर आ रही, उस केस में टेम्परेचर बदल रहा है। तो nR डेल्टा T यहां पर आ रहा है। और इससे पहले जो हमने पढ़ा था वहां रिएक्शन थी, तो डेल्टा nRT थी, क्योंकि वहां टेम्परेचर हमने कांस्टेंट रखा था। तो डेल्टा H माइनस डेल्टा E की वैल्यू nRT2 माइनस T1 के अनुसार हम यहाँ पर लेंगे, और जहां जरूरत होगी वहां पर पुट करेंगे। इसी फॉर्मूले से नेक्स्ट वाला समझ में आ जाएगा आपको। आपने अभी भी देखा डेल्टा एच NCP डेल्टा T और डेल्टा E NCV डेल्टा T। तो अगर मैं इन दोनों की जगह पे ये वैल्यूज लिख दूं तो वो nRT2 माइनस T1 के बराबर होगा। तीनों में कॉमन क्या है? n डेल्टा T डेल्टा T डेल्टा T, तीनों में कट जाएगा, बचेगा केवल CP माइनस CV इज इक्वल टू R। इस CP माइनस CV इज इक्वल टू R के रिलेशनशिप में अगर मैं तीनों टर्म्स को CV से डिवाइड कर दूं तो R अपॉन CV, CV अपॉन CV जो हो जाएगा 1, और CP अपॉन CV हो जाएगा गामा। तो इससे निकल के आएगा CV इज इक्वल टू R अपॉन गामा माइनस 1। जहां इसे यूज करना होगा हम करेंगे, बट अभी फिलहाल ये हथियार आपके पास होने चाहिए।
लास्ट है डेल्टा एच अपॉन डेल्टा ई, जो कि साफ दिख रहा है। डेल्टा एच अपॉन डेल्टा ई में सब कुछ कट के बचेगा सीपी अपॉन सीवी, जो कि होता है गामा पॉइसंस रेशियो, जो मैंने आपको शुरू में ही समझा दिया है अलग अलग गैसेस के केस में कैसे इसको यूज करना है। तो ये थे सारे हथियार जो आपने इकट्ठा कर लिए। अब आइए इसको हम युद्ध में अप्लाई करते हैं। युद्ध के मैदान में सबसे पहले हमें मिलने वाला है आइसोबैरिक एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन। आइसोबैरिक कंडीशन मतलब एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट रख के हम वर्क डन निकालने जा रहे हैं। हो सकता है प्रोसेस इरिवर्सिबल हो सकता है रिवर्सिबल हो। तो अलग अलग केसेस में वर्क डन कैसे निकलेगा आपको अच्छे से पता है कि इरिवर्सिबल वर्क डन निकालते समय हम लोग एक्सटर्नल प्रेशर की जगह इंटरनल प्रेशर का यूज नहीं करते, क्योंकि इरिवर्सिबल वर्क में एक्सटर्नल और इंटरनल में बड़ा डिफरेंस होता है, अच्छा खासा। तभी तो एक ही डायरेक्शन में चली जा रही है गैस, चाहे एक्सपेंशन हो चाहे कंप्रेशन। वो अलग बात है कि अगर एक्सपेंशन हो रहा होगा तो एक्सटर्नल प्रेशर कम होगा, इंटरनल ज्यादा होगा, और अगर कंप्रेशन हो रहा होगा तो एक्सटर्नल ज्यादा होगा, इंटरनल कम होगा। उस केस में हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना है जो बेसिक है हमारा। तो मैंने पी एक्सटर्नल कांस्टेंट था उसे बाहर कर दिया और डीवी को इंटीग्रेट करके देखा तो V2 माइनस V1, यहीं पे रुक गया ये फॉर्मूला। इसमें और कोई फर्दर चेंजेस हम नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर ये रिवर्सिबल वर्क होता तो PdV यानी PV की जगह पे हम nRT यूज कर सकते थे, क्योंकि यहाँ एक्सटर्नल और इंटरनल ऑलमोस्ट बराबर। तो फॉर्मूले में चेंज क्या आया, हमने PdV की जगह पे nRDT लिख दिया, क्योंकि n तो चेंज होगा नहीं, आपको शुरू में ही मैंने बताया, क्योंकि गैस बंद है, नंबर ऑफ मोल्स चेंज नहीं हो रहे हैं। इसका मतलब क्या चेंज हो रहा है, टेम्परेचर। तो इसको जब इंटीग्रेट किया T1 से T2 तो जो फॉर्मूला बन के आया वो था माइनस nRT2 माइनस T1। अल्टीमेटली आप समझ गए कि जब हमें डेल्टा ई निकालना होगा किसी इरिवर्सिबल प्रोसेस के केस में तो Q प्लस W तो करना ही है, लेकिन क्योंकि हमने इरिवर्सिबल में वर्क डन निकाला है इस तरीके से, तो फॉर्मूले में ये ला दिया। और इन केस प्रोसेस रिवर्सिबल थी और डेल्टा ई निकालना था तो Q प्लस W में वर्क डन की जगह पे माइनस nRT2 माइनस T1 ले लिया, फॉर्मूले तैयार। मैंने आपको शुरू में कहा था कि चेंजेस आ जाएंगे इसमें अकॉर्डिंगली, जैसी कंडीशन, वही हमने यहाँ पर किया है। और कांस्टेंट प्रेशर पे अगर कोई प्रोसेस हो रही है तो जो भी हीट निकलेगी या लगेगी वो डेल्टा एच तो दे ही देगी। तो डेल्टा एच इज इक्वल टू NCP/T2 माइनस T1, चाहे प्रोसेस रिवर्सिबल हो चाहे प्रोसेस इरिवर्सिबल हो, दोनों केस में आपको यही लगाना है। ये था आइसोबैरिक, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। हम इस पे क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन कुछ और प्रोसेसेस के फॉर्मूले को सीखने के बाद, ताकि आप क्वेश्चन पढ़ के खुद दिमाग लगा सके ये किस कंडीशन पे कराई गई प्रोसेस है और कौन से फॉर्मूले से यहाँ वर्क डन निकलेगा या इंटरनल एनर्जी चेंज कैसे निकलेगा। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस के केस में क्या है। अब आइसोकोरिक प्रोसेस है तो और भी आसान है, क्योंकि वॉल्यूम तो चेंज हो ही नहीं रहा। वॉल्यूम अगर चेंज नहीं हो रहा तो कोई एक्सपेंशन नहीं हुई, कोई कंप्रेशन नहीं हुई, तो क्या रिवर्सिबल क्या इरिवर्सिबल, कोई फर्क नहीं पड़ा। वर्क डन इन ऑल केसेस जीरो ही होना है। अब आपसे कहा गया कि ये प्रोसेस आइसोकोरिक थी और एडियाबैटिक कंडीशन में हुई, तो ऑब्वियस सी बात है अगर एडियाबैटिक कंडीशन में हुई तो भी तो वर्क डन जीरो, क्योंकि आइसोकोरिक थी। यानी हर केस में हम वर्क डन तो ऐसे ही निकालते हैं, और वर्क डन यहाँ साफ दिखाई दे रहा है कि डीवी जीरो हो जाने की वजह से जीरो ही आएगा। तो चाहे किसी भी कंडीशन पे आप आंसर निकालिए, आइसोबैरिक रहे, प्रेशर एक्सटर्नल कांस्टेंट रखिए, अगर वॉल्यूम नहीं चेंज हुआ तो भी वर्क डन जीरो। आपने टेम्परेचर कांस्टेंट रखा क्योंकि वॉल्यूम नहीं बदला तो भी वर्क डन जीरो। कहने का मतलब बड़ा सिंपल है कि वॉल्यूम कांस्टेंट होने से कोई एक्सपेंशन कंप्रेशन नहीं हुई तो वर्क डन जीरो आएगा। और वर्क डन अगर जीरो है तो बेसिक फॉर्मूला जो डेल्टा ई का है उसमें Q प्लस W में W जीरो हो गया तो Q के बराबर बचा डेल्टा ई। डेल्टा ई तो वैसे भी क्यू भी होता है, हमने पढ़ा ही था। तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम जो भी हीट निकलेगी वो सब डेल्टा ई के बराबर हो। और बेसिक फॉर्मूला हमारा डेल्टा एच का क्या है, डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी। और क्योंकि ये वर्क डन है और ये जीरो है तो यहाँ डेल्टा एच और डेल्टा ई वैसे ही बराबर आ रहे हैं। तो आइसोकोरिक प्रोसेस काफी आसान था, इजिली आप समझ गए होंगे। तो जहां वॉल्यूम न बदले वहां वर्क नहीं होगा, और बाकी चीजें आपके सामने हैं।